हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर बी। ओके, तो पिछले वीडियो में काफ़ी लेट हो गया वीडियो आने में दूसरा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 2। जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है और के ऊपर, और के बाद वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले हम अभी कर रहे हैं 21 का ए नंबर कर रहे हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में किए हो। ओके, तो यहाँ पर जो भी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हमें वो पूछा है ये जो हमारा गिवन सिंप्लीफिकेशन है ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। वो बोल रहे एक्सप्लेन करो। तो सिंपल सा हम लॉजिक जानते हैं, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ है। तो एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा हुआ है देखो। तो हम क्या कर देंगे 17 इंटू 11, ध्यान समझना। अब यहाँ पर देखो 17 और 11 जो है यहाँ पर है, इस फॉर्म में भी 17 और 11 यहाँ पर भी है। तो हम 17 इंटू 11 क्या कर देंगे, हम कॉमन ले जाएंगे। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ रहा 2 और ये इधर रहेगा 5। जैसे हम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वही मैंने अप्लाई किया है। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 17 इंटू 11 इंटू ये हो गया 2 प्लस 5 7 हो गया। ठीक है, क्यों देखो 17 इंटू 11 इंटू 2 ये एक फॉर्म है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन ही एक ही पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है आपका 17 इंटू 11 कॉमन है, मतलब सेम है। 17 इंटू 11 दोनों में है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, इसलिए 17 इंटू 11 मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ओके, तो कॉमन लेने के बाद ये हमारा सिनेरियो रहा 17 इंटू 11 इंटू 7। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, जैसे कि हमें पता है क्या, सिंस 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस, अब हम इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, एज ए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। 17 इंटू 11 इंटू 5 ये जो है कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए, आपको ये पूरा चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयरफॉर इसीलिए हम बोल सकते हैं ये कॉम्पोजिट नंबर है, इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर। अच्छा, अब चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सारे प्राइम नंबर देखो 17 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो इस चीज़ को हमने, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इस चीज़ को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे हमने पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, आप कहीं भी पढ़ो। देखो ये जो सेशन में शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, देखो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको सारा कुछ ऑलरेडी पहले से पता है, सब कुछ पहले से ही सब कुछ पता है। मतलब पहले से पता है मतलब जैसे कि आप सब कुछ पढ़ के रखे हो ऑलरेडी। ये हम रिवीजन की तरह कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने अपने चैनल पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री के वो भी सिर्फ एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया हुआ है और कुछ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री प्लस एडिशनली मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्रिग्नोमेट्री के एडिशनल क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी वाला नहीं अलग वाला भी डाला है, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। बट मैंने एक एक चैप्टर 10th क्लास का नहीं पढ़ा है, जो कि मैं अगले साल नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा। जो आपके अपकमिंग जो बच्चे आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी ईयर में जो आएंगे, जिनका 10th का एडमिशन होगा उनके लिए वीडियोस आएंगे। तो अभी फ़िलहाल में जो 10th के बच्चे हैं ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ के रखे हो, कहीं ना कहीं से आप पढ़े हो, आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होगे, आप ऑनलाइन कहीं पे पढ़े होगे, सब चैप्टर आपका क्लियर है। बस यहाँ पर ये सेशन इसलिए है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत और कम दिन रहा। आज आपका हो गया, ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा दैट इज़ ऑन January 30।
तो और बहुत कम दिन ही बचे आपका बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी 15 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सेशन है जहाँ पर आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ क्वेश्चंस का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, जितने मैंने सैम्पल पेपर आपको दिखाए थे, मेरे पास 6 to 7 सैम्पल पेपर है। मैं ट्राई करूँगा सबको कवर करने के लिए। ओके, तो ये हमारा अभी फिजिक्स वाला का सैम्पल पेपर चल रहा है, ये सैम्पल पेपर 1 है। मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे बीच में से वीडियो देख रहे हैं, ये सैम्पल पेपर, और मैं लाइव सेशन भी लूँगा। मैं आपको बता दूँगा कब लूँगा लाइव सेशन। सैम्पल पेपर ये 1 है। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं प्रॉपर सा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि कॉन्सेप्ट भी समझाते समझाते चलो। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट कॉन्सेप्ट समझते समझते आप चलोगे। मुझे पता है आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पहले से समझे हुए हो, बस आपको क्वेश्चन बस लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो आप भी जानना चाहोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में, सब बुक तो खरीद नहीं पाओगे आप, तो इसीलिए मैंने सारा बुक्स खरीद लिया है। 6 to 7 सैम्पल पर बुक्स है मेरे पास। ओके, तो उसी के सारे हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया। 21 का ए हम ख़त्म कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे 21 का बी। तो 21 का बी इधर ही साइड में ही कर लेते हैं, देखो इधर ही कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर गिवन है SCF 306,657 कितना है, 9 है। तो हमें एलसीएम निकालना है 306 और 606, मतलब उसी नंबर का पूछा है। देखो हमको SCF गिवन है पहले से, हमको SCF देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वी नो द SCF दैट इज़ 9, हमें SCF पता है 9 है। ओके, वो दो ही नंबर जो हमारे ये 306 एंड 657 का। ओके, हमें पूछा है भाई एलसीएम कितना होगा, तो सिंपल सा हम एक लॉजिक जानते हैं, आप पढ़े होगे, SCF इंटू LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या आप पढ़े हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो दो नंबर कौन सा, जो नंबर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, दैट इज़ 306 एंड 657। तो हमें SCF पता है, तो SCF की जगह 9 यहाँ पर मैंने रख दिया। हमें LCM पूछा है, बहुत ईजी सवाल है। LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, तो हम LCM निकाल देंगे यहाँ पर। LCM इक्वल टू, मैं और क्वेश्चन भी कवर करते हुए चलूँगा, जो और वाले क्वेश्चन है, जैसे मैंने ऊपर वाला किया अभी नीचे वाला कर रहा हूँ, तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर करूँगा। डिवाइड बाय यहाँ पर मैंने कर दिया 9। अब आप देख सकते हो आई थिंक 9 से डायरेक्टली आई थिंक कट जाएगा। यस, आई थिंक 9 से, अब सोचो 9 से कौन सा कट सकता है, यहाँ पर 306 है और यहाँ पर कितना है 657। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 9 कर दोगे, या फिर आप 306 को डायरेक्टली देखो 9 से कट रहा है कि नहीं। यस, आई थिंक कट जाएगा। ये आपका डायरेक्टली आप करोगे तो ये कट जाएगा, आपका 34 से कटेगा। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 मल्टीप्लाई 34, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ साथ ही साथ आप भी सॉल्व करो। ओके, तो भी आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आएंगी। आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सेक्शन बी का। ये 21 का जो दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 21 का ए एंड 21 का बी खत्म हो गया। ये आपका फिजिक्स वाला बुक का सैम्पल पर बुक का पहला क्वेश्चन, मतलब हमारा पहला सैम्पल पर चल रहा है हमारा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा, मतलब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 22। तो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें, इस बुक की क्वालिटी यही अच्छी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो हमें यहाँ पर गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, हमें ए की कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है और बी की कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने यहाँ पर ए लिखा, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना है 10 cos थीटा 10 cos थीटा 0। ओके, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा, तो ये बी कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, ये हमारा है 0 10 sin थीटा। ओके, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है। हमें यहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, मतलब एक्चुअली इस चीज़ को मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं ना, तो इस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके, हम उसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखना आई थिंक करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमारा ये था कितना कितना कोऑर्डिनेट था हमारा, ये x पे कितना है 10 cos थीटा है और y पे हमारा है 0। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम ये देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ऐसे, देखो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
ओके, ख़त्म। ओके, देखो ध्यान से। अच्छा, और एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं उसको वहाँ पर हटा ही देता हूँ। रूलिंग से मे भी आपको दिक्कत हो रहा हो, मैं हटा ही देता हूँ उसको पूरा। अब पूरा प्लेन हो गया, ओके, वाइट बोर्ड की तरह। ठीक है, चलो यहाँ से अब हम करते हैं क्वेश्चन को। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और एक चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वाइट बोर्ड करेक्ट है कि या फिर मैं कुछ अलग बैकग्राउंड रखूँ, ब्लैक बोर्ड सजेस्ट मी, ओके, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमें दो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। हम दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो समझना चीज़ को ध्यान से। ये जो हमारा टेन कॉस थीटा है, ये हमें पता ही है, ये क्या है आपका, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ इधर। ये आपका क्या है, जो टेन कॉस थीटा जो है, ये आपका x1 है, ये तो लॉजिक आपको पता ही होगा। और ये आपका y1 है, कौन सा, 0। और ये आपका जैसे ये रहा x2 है 0, और टेन का साइन थीटा ये आपका क्या है, y2 है। इसी फॉर्मेट में रहते हैं हमारे क्या, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। इसी तरह अब हम यहाँ पर हम डालेंगे फॉर्मूला। क्या आंसर, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखो। ओके, अब हम डालेंगे यहाँ पर क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा, देखो, तो हम फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो हम पहले यहाँ पर चीज़ें लिख लेते हैं, दैट इज़, अच्छा चलो मैं ऊपर लिखा हूँ तो कोई गम नहीं, मतलब ऊपर तो लिखे हैं हम लोग, फिर से नीचे क्यों लिखे। ओके, तो सीधा हम अब डालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ये आपका स्क्वायर रूट है, और इसके अंदर हम रखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हम रखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब चलो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा x2 क्या है, देखो मैंने ऊपर पहले से मेंशन करके रखा हुआ है x2। तो x2 हमारा यहाँ पर है 0, यहाँ पर लिखा है 0 माइनस x1 कितना है हमारा, 10 कॉस थीटा, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 हमारा कितना है, 10 कॉस थीटा, तो 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा माइनस y1 हमारा क्या है, 0, इसका फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 माइनस 10 कॉस थीटा, ये आपका रहा -10, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर, -10 कॉस थीटा का स्क्वायर होता है। चलो लिख लेते हैं, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। -10 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लिखेंगे कितना, 10 साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़े होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है यहाँ पर, चीज़ें समझो ध्यान से, इसको समझो ध्यान से कि 10 कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब कि ये जो स्क्वायर है वो 10 को भी स्क्वायरिंग करेगा और कॉस थीटा को भी स्क्वायरिंग करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 100। देखो -10 इंटू -10 100 हो गया, तो 100 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका आंसर, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 100 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब देखो, ये स्क्वायर रूट हमारा अंडर रूट रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 में कॉमन ले जाऊँगा, तो अंदर यहाँ हमारा क्या रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखो, ये रहा हमारा अंडर रूट, ये 100 हमारा बाहर है, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका हो गया अंडर रूट में 100, दैट इज आंसर विल बी 10। तो ये आंसर हमारा कितना होगा, 10। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो आप यूनिट लिख दो, कुछ भी सेंटीमीटर वगैरह कुछ गिवन नहीं था ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट, 10 यूनिट्स। ओके, क्लियर है। सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 गया, सॉरी 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 गया वो। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। तो आई होप आपका आंसर यही होगा, मतलब आया होगा 10। तो बस मेरे साथ करते चलो, बस प्रैक्टिस सेशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, पहले इस चीज़ को हम एक ड्राइंग के फिगर में बना लेते हैं। देखो ये हमारा ग्राउंड, हम पर ये हमारा टावर है, ये हमारा वाटर, मतलब जो वाटर लेवल बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्राउंड का लेवल है, मतलब जो शैडो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट ग्राउंड तो नहीं, आपको शैडो दिखा रहा हूँ। मान लो ये शैडो है, ये जो हमारा टावर है इसको हम ले लेते हैं AB।
टावर है हमारा ए बी, ओके। और ये जो ए बी जो टावर है नीचे यहाँ पर क्या शैडो फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ बी सी, बी सी शैडो हमारा फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन यहाँ पर कितना गिवन है, कुछ भी गिवन है क्या? हम एलिवेशन कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब थीटा ले लेंगे, अननोन एंगल थीटा। हमें एलिवेशन तो पूछा है ना, थीटा ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो बी सी है, मतलब बी सी ए, दिस वन एंगल हमारा एलिवेशन ये है। तो ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर हो गया, ठीक है, बी सी हमारा शैडो हो गया, ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, मतलब थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब थीटा, जो थीटा एक्चुअली अननोन एंगल होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितना एंगल वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना, ओके करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इसके अंदर समझो इस चीज़ को, हमें क्या पूछा है, हमें एंगल पूछा है, ठीक है। तो हमें टावर के बारे में भी कुछ नहीं पता, मतलब पता है, मतलब रेशियो पता, उसका एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि हाइट ऑफ द टावर और उसका शैडो, देखो क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, ये रहा टावर का हाइट पहले कहा गया है, उसके बाद उसका शैडो के लेंथ के बारे में कहा गया है। इसका मतलब इन दोनों के जो रेशियो है ये आपका √3:1 इस तरह फॉर्म में है। तो इसी को हम लोग टारगेट करेंगे, इसी को हम सॉल्व करने का यूज़ करेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या है, ए बी है बाय, और जो लेंथ ऑफ इट शैडो जो है वो हमारा बी सी है। देखो मैंने, मेरे जो ऑफलाइन में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ऐसे सब चीज़ें सिखाए हैं कि कैसे आप देखोगे, जो आपको चाहिए नोन डिवाइड बाय अननोन या फिर अननोन डिवाइड बाय नोन, मतलब ए बी हमें नहीं पता, मतलब देखो एक्चुअली समझो, आप कोई भी फ्रैक्शन रखो, बट ये दो फ्रैक्शंस होंगे, दो फ्रैक्शंस मतलब एक ही फ्रैक्शन के दो पार्ट होंगे, जैसे कहने का मतलब कि हमेशा नोन डिवाइड बाय अननोन ऐसा करो, या फिर अननोन डिवाइड बाय नोन, मतलब जो आपको पता है डिवाइड बाय नहीं पता, जो नहीं पता है डिवाइड बाय पता है। इस तरह की चीज़ें समझोगे तो चीज़ें आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये चीज़ का क्या है मतलब, इसको मैं डिटेल में कोई वीडियो में समझा दूंगा, बट अभी जहाँ भी आप पढ़े हो आप ऐसे ही समझते होगे कि भाई दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, उसको एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, एक में गिवन होगा और एक में चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो हम दोनों चीज़ें गिवन यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी बाय, मैंने यहाँ पे लिखा बी सी, तो हमें ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, मतलब इस फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हम गिवन और जो गिवन नहीं है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ए बी बाई बी सी जो है, तो ए बी है कितना, इन दोनों का जो रेशियो है ये हमारा है √3:1, मतलब √3/1 इस फॉर्म में है, ठीक है। एक्चुअली पहले आपको इस तरह लिखना चाहिए कि हमारा ए बी इज टू जो बी सी है वो हमारा कितना है, √3:1 है, ओके करेक्ट। तो इस चीज़ को हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बाद वाला स्टेप आपका ये होगा, ठीक है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू √3/1। अब यहाँ पे हम चीज़ें समझते हैं कि ए बी बाई बी सी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के जो सामने वाला जो साइड होता है दैट इज़ पी, इसको हम पी बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा जैसे ए सी है हमारा, उसको हम एच बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे बी। बचा तो यही है ना, पी और एच का हमने बता दिया। तो तो नीचे वाला बेस होगा आपका परपेंडिकुलर, या हाइट है, या सॉरी ये हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका बेस है। तो हमें ए बी बाई बी सी है, हमें ए बी मतलब कौन सा, पी, मतलब ये हमारा पी है, और बी सी हमारे नीचे क्या है, बी सी कौन है, हमारा बी है। तो पी बाई बी इक्वल टू √3/1। तो एक्चुअली आपको उसको पी बाई बी नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली, ये तो मैं आपको बताया कि पी बाई क्यू फॉर्म में है, सॉरी पी बाई बी फॉर्म में है। तो पी बाई बी क्या होता है, आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा ही होगा, पी बाई बी फॉर्म होता है आपका tan थीटा। इसका मतलब हम ए बी बाई बी सी जो है इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, देखो कैसा मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू √3/1। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन का, दिस इज द मेन स्टेटमेंट। ये चीज़ें समझ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी इक्वल टू √3/1। तो tan थीटा हमें नहीं पता, हमें अभी वही तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। tan थीटा को आप वैसे ही रखो, फिलहाल के लिए ऐसे रखो, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी बाई बी सी जो है उसको हम वैल्यू डेट लिखेंगे √3/1। समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक।
यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, और tan थीटा हम डायरेक्ट तो हम, अच्छा tan थीटा तो हम इक्वल जो बराबर है ए बी बाई बी सी के साथ। अब हम tan थीटा नहीं लिखेंगे, एक मिनट कहाँ आ गया, सॉरी एक मिनट। अब हम tan थीटा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हम tan थीटा लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम यूज़ बच्चों पता है किसका करेंगे, मैं बता रहा हूँ, इसको हम मिटा दे रहा हूँ। देखो हम यूज़ करेंगे सिर्फ इसका। हमें पता है tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी बराबर √3/1। हम इसको बस इतना ही पोर्शन यूज़ करेंगे, हम इतना ही पोर्शन हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाय बी सी इक्वल टू √3/1, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ समझो। अब ये जो है, अब देखो किससे मैं चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ, समझो। ए बी बाई बी सी जो है, इसके जगह में लिखूंगा tan थीटा, जो कि ऊपर मैंने दिखाया। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया, ताकि नीचे जब मैं लिखूँ आप कंफ्यूज ना हो। देखो ए बी बाई बी सी इक्वल √3/1 में लिख सकता हूँ। ए बी बाई बी सी ना लिख के मैं वहाँ पर tan थीटा भी लिख सकता हूँ। tan थीटा इक्वल टू √3/1। देखो मैं पहले उस तरह मैं डायरेक्ट लिख देता, आपको समझ में नहीं आता। अब मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसा है रिलेशन। अब हम इस रिलेशन को इस तरह से हम उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो tan थीटा, अब समझो यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पे √3/1 है, तो √3/1 क्या होता है। tan थीटा को वैसे ही रखो, इसको मत छेड़ो। यहाँ पर जो √3/1 दैट इज आपका क्या है, √3/1 मतलब क्या हो गया, √3 हो गया। तो √3 को हम tan के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, tan 60। √3 को हम tan के फॉर्मेट में tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम हो गया, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 60 डिग्री हो गया। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है। तो ये रिलेशन पहले बनाओ, ये जो रिलेशन जो मैं आपको अच्छे से समझाया चीज़ों को कैसे, देखो जो बच्चा भी नहीं भी समझा होगा चीज़ों को अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों को लिए थोड़ा लेंदी लगेगा जो ऑलरेडी से पहले से चीज़ों को जानते हैं। तो बस आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है तो बस आप आंसर देख लो कि द आंसर विल बी रूट, मतलब क्या, द आंसर विल बी थीटा जो होगा हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा अच्छा सवाल है, पहले इसको आप बनाओ। क्वेश्चन जब भी मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ तो आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद बनाओ, उसके बाद से हम उसके बाद देखो सॉल्यूशंस क्या हो रहे हैं, मैं क्या उसको सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कि कुछ पोट्री वगैरह बनाती है, पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है, कुछ हमें पता नहीं कितना बनाती है। बट हमने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डे में जो एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो 3 ज़्यादा है, 3 मोर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन दैट डे। मतलब उस दिन जितनी भी आर्टिकल में, कोई एक दिन पकड़ लो, कोई भी एक दिन पकड़ लो, उसमें जितनी भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक दिन में, उसका आप ट्वाइस करो, फिर उसमें 3 और बढ़ा दो, जो कि आपका टोटल क्या है, आपका वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन को मतलब बताया गया है किसी और रूप में, मतलब और रूप में कहने का मतलब ये है कि भाई देखो आज एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, एक आर्टिकल में जो कितने खर्च होते हैं पैसे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल में कितने खर्च लगेगा, उसको बताने का तरीका उसको देखो कितना अलग है। वो बोल रहा है कि भाई देखो कि एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसका पहले ट्वाइस करो, फिर उसमें 3 ऐड करो, तो उतना ही आपका होगा क्या, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट। जो मैं बोला ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो और एक बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। जो मैं बोला हूँ क्लियर कट बोला हूँ, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर एक दिन का, सॉरी टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 90 रुपीज़ हुआ है, ₹90 हुआ है। तो फाइंड कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए वो बताओ, और एक आर्टिकल कॉस्ट कितना है वो बताओ। तो क्वेश्चन देखो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपली करेंगे, वो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम मान के चलते हैं कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन 1 डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम मान लेते हैं एक्स।
अरे उस दिन भाई मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसको मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। मान के चलते हैं कि उस दिन पर्टिकुलर कोई एक दिन उठाओ, आपकी मर्जी, कोई एक दिन उठाओ, और उस दिन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुएंगे उसको आप एक्स मान लो। ठीक है, अब उस चीज़ का हम कॉस्ट निकाल देंगे, ये क्लियर है। अब हम कॉस्ट निकाल देंगे उसी आर्टिकल का, सॉरी मतलब उसी आर्टिकल का नहीं, वो तो हमें नहीं पता ना कितना हमने उसको एक्स मान के रखा हुआ है, समझो इस चीज़ को। अब हमें यहाँ पे बोला है, समझो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अब जो क्वेश्चन में जो बोला है मैं वही कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होगा एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल, मैं यहाँ पर वन आर्टिकल लिख देता हूँ, ईच हर एक आर्टिकल का, यहाँ पे ईच एक का मतलब बोल रहा हूँ, हर एक आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ मैं, एक मैं नहीं, क्वेश्चन को कह रहा है कि एक आर्टिकल का जो है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल का, वो हमारा कितना है, देखो ट्वाइस, देखो ध्यान समझना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे कितना हमने एक्स माना है, तो ट्वाइस यहाँ बोला नहीं, ट्वाइस किसका करो, यहाँ पढ़ो, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसका आप क्या करो, ट्वाइस करो। तो देखो, तो उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसको मैंने एक्स माना हुआ है, अब देखो उसका मैंने ट्वाइस कर दिया तो 2x हो गया, फिर उसमें मैंने 3 ऐड किया, ऐड कर दिया, तो ये अब जो 2x + 3 जो है, यही आपका वो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से, ये चीज़ें समझ में आ गई, ये आपका पहला चीज़ है, इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पहले ही गिवन है कि भाई उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ना उनका कॉस्ट इतना हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, तब तो उसको समझो। तो कितना हुआ उस दिन हमारा 90 रुपीज़, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, तो टोटल जो हमारा कॉस्ट जो निकला वो कितना है, 90 है, ये चीज़ को समझो, टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, 90 है। अब यहाँ पर चीज़ों को देखो क्या हो रहा है, देखो हमें यहाँ पर बोला है, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया, 90 रुपीज़ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें बताना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने यहाँ पर देखो कभी कुछ लिया नहीं है, हमने यहाँ पर, हम अभी इसको एक्स फॉर्मेट में ही चीज़ों को हम सॉल्व करके आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि देखो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो इस तरह ही क्वेश्चन बनेगा। आप चाहो तो वाई लेके भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मोर एप्लीकेबल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 90 है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको, जो क्वेश्चन हमें गिवन था। अब समझो, जितना, अब समझो ध्यान से, जितना आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुआ, तो ये 90 रुपीज़ किसका कॉस्ट है, समझो कि भाई उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और एक आर्टिकल का प्राइस हमें गिवन, मान लो मैंने आपको कहा कि मान लो मैंने एक मतलब कुछ भी ले लो, जैसे मान लो क्या लेके चलते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी ले लो, वो एक बॉक्स का कॉस्ट है ₹10। एक बॉक्स को बनाने में कितना खर्च लगता है, ₹10, और एक दिन में आपने 50 बॉक्सेस बनाए हैं, कितने बॉक्सेस बनाए हैं, 50 बॉक्सेस, तो उस दिन का कितना, उस दिन जो आपने 50 बॉक्सेस बनाए हैं एक दिन के अंदर, तो उस 50 बॉक्सेस के कॉस्ट कितने हो गए। आप एक बॉक्स को बनाने में आपको ₹10 खर्चा होता है, तो 50 बॉक्स में बनाने में आपको कितना खर्चा होगा, आपने क्या किया, 50 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये 50 क्या है आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और ये 10 क्या है आपका, वो एक बॉक्स का प्राइस है, एक बॉक्स का बनाने का कॉस्ट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल कॉस्ट मिल गया 50 बॉक्सेस का, टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, दैट इज विल बी 500। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 90, आपको पता है जितने उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको मिला के कॉस्ट आपका 90 रुपीज़ है। क्लियर, तो हम क्या कर देंगे, वही सेम लॉजिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या कर देंगे, हम पहले देखेंगे ये हो, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर कितना था 50, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसन दैट डे कितना था x, इसका मतलब x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ ना, कितना, देखो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का, यहाँ पर देखो जैसे हमने 50 के साथ 10 मल्टीप्लाई किया था, 10 क्या था हमारा ना, एक बॉक्स को बनाने का कॉस्ट था, तो हमें यहाँ पर एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट कितना है 2x + 3, इसका मतलब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल कॉस्ट गिवन है 90, तो दिस विल बी द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन होगा। क्लियर है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ही सकते हो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना,
मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, यार 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, सॉल्व कर देना। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। द आंसर विल बी, मैं आपको बताता हूँ कि x की जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो 6 निकलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू 6 निकलेगी, ट्राई करो, होगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो पूछा है आप उसको निकाल देना वहाँ पर। इसमें एक्स की वैल्यू इसमें अगर पुट करोगे तो एक दिन का जो आर्टिकल का कॉस्ट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तो हमारा ख़त्म हो चुका है। आई थिंक इस पेज में अब क्वेश्चंस नहीं है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24 का। अब आते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आप शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं 25 नंबर। 24 ख़त्म हो चुका है, इसमें दो क्वेश्चन आपके हैं। 25 का ए है और बी है, ये फर्स्ट है ए और ये बी। तो इस क्वेश्चन का ट्राई करो करने का, क्योंकि देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नहीं तो मैं और उस जो पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने इक्वेशन लिख के जो छोड़ दिया उसको मैं सॉल्व कर देता, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये अपकमिंग क्वेश्चन है, इसको अब ट्राई करो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं अब लाइव सेशन भी लूँगा। इस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, टाइमर लगा दूंगा, आप क्वेश्चंस मेरे सामने करोगे लाइव सेशन में। ओके, तो दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन करने को, और जितना मैंने समझाया अगर कुछ डाउट हो तो उसमें आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।